डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी। और इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करते हैं और ये सब कुछ फ्रिक्वेंसी में चेंज किए बिना होता है। और ये जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहाँ पर दो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपस में म्यूचुअली इंडक्टिव होते हैं एक दूसरे से। ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन। ट्रांसफार्मर को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। पहला बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, दूसरा बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड नंबर 3 बेस्ड ऑन कूलिंग मेथड। तो सबसे पहले है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। इसमें ट्रांसफार्मर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा शेल टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। इसमें भी ट्रांसफार्मर अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड है, पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। फिर थर्ड कैटेगरी जो है कूलिंग मेथड्स, उसके अकॉर्डिंग भी ट्रांसफार्मर फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक ऑयल फील्ड सेल्फ कूल्ड, एक होता है ऑयल फील्ड वाटर कूल्ड एंड थर्ड एयर ब्लास्ट टाइप। तो ये ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन। इसमें आते हैं कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो ये है। इसमें क्या होगा, वाइंडिंग जो है वो कोर को सराउंड करेगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं वाइंडिंग सराउंड द कोर। एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कि कोर बाहर है, वाइंडिंग अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि कोर सराउंड द वाइंडिंग। मतलब शेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ पे कोर सराउंड द वाइंडिंग एंड कोर टाइप में वाइंडिंग सराउंड द कोर। तो ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से है कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये इनकी डेफिनेशंस थी और इनका डीप में हम स्टडी नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे हम। तो इसकी डेफिनेशंस थी सिर्फ कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग सराउंड द कोर और शेल टाइप में कोर सराउंड द वाइंडिंग। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ट्रांसफार्मर बेटर होते हैं, कोर टाइप या शेल टाइप, कहाँ इनकी एप्लीकेशंस हैं वगैरह, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होते हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफार्मर है वो पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर 220 kVA से ज़्यादा रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें हम पावर ट्रांसफार्मर कैटेगरी में लेते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो 220 kVA से बिलो रेटिंग के हैं। फिर थर्ड जो कैटेगरी कूलिंग मेथड्स है, कि हम ऑयल फिल कर रहे हैं, कौन सा कूलिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ऑयल या एयर, तो उसके अकॉर्डिंग ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं और एयर ब्लास्ट टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब हम ये दिखाया हुआ है सेक्शनल व्यू है ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा शेल टाइप का ट्रांसफार्मर है, ये बाहर कोर है और ये अंदर वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोर है और वाइंडिंग बाहर है। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली बताया है कि कोर टाइप में वाइंडिंग सराउंड द कोर एंड शेल टाइप में कोर सराउंड द वाइंडिंग्स। तो ये इनके सेक्शनल व्यू है कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर की। अब यहाँ पर देखिए शेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। ये वाइंडिंग्स जो है हमारे यहाँ सैंडविच टाइप की कॉइल्स शो की हुई है। मतलब जैसे ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर वाइंडिंग्स कोर के पास जो होती है वो हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस की जाती है एज कम्पेयर टू हाई वोल्टेज। मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑलवेज प्लेस नियरर टू द कोर। ये इसलिए करते हैं ड्यू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्लेस करते हैं तो इंसुलेशन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को प्लेस करते हैं तो इंसुलेशन का अमाउंट कम होता है। तो इसलिए हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर की तरफ प्लेस करते हैं। तो ये शेल टाइप की कंस्ट्रक्शन है सैंडविच टाइप की, इसमें कोर्स ने सराउंड कर रखी है वाइंडिंग्स को। और यहाँ पे हमने सैंडविच टाइप के अरेंजमेंट देखे हैं जिसमें वाइंडिंग्स जो है वो एक सेंट्रल लिम्स पे वाउंड है
हाफ हाफ डिवाइड कर रखा है हमने यहाँ पे। ये पोर्शन जो है मिड वाला ये लिम्स कहलाता है यहाँ पे। इस अरेंजमेंट्स में लीकेज जो है वो कंट्रोल हो जाता है काफ़ी हद तक, इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को यूज़ में लेते हैं हम। और यहाँ पे दो लो वोल्टेज के बीच में एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्लेस कर रखा है इस सेक्शनल व्यू में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शंस जो है उसमें मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में मेन एलिमेंट्स होते हैं, उसको भी हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है मैग्नेटिक सर्किट्स जिसमें कोर्स आती है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें वाइंडिंग्स होती हैं। थर्ड है हमारा टर्मिनल ये डिवीज़न है ABCDE। A मैग्नेटिक सर्किट, B इलेक्ट्रिक सर्किट, C टर्मिनल, D टैंक एंड E में प्रोटेक्टिव सर्किट्स हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट्स में कौन सा कंस्ट्रक्शन पार्ट आता है। मैग्नेटिक सर्किट में कोर आती है। कोर क्या होता है, वो फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे कोर जो है वो CRGO मटेरियल से बनी होती है। CRGO की फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ये सबसे बेस्ट मटेरियल होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन में हम इसे यूज़ करते हैं। फिर सेकंड है पार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में वाइंडिंग्स अरेंजमेंट्स आते हैं। तो हमने यहाँ डिफरेंट वाइंडिंग अरेंजमेंट से सैंडविच कॉइल देखी अभी हमने। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं। वाइंडिंग्स ज़्यादातर किस मटेरियल का, उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं मटेरियल, तो कॉपर वायर से यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं कॉमनली वो होता है पेपर और प्रेस बोर्ड टाइप का। और कभी कभी इंसुलेटिंग मीडियम में हम ऑयल को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसुलेशंस यूज़ करने से मैकेनिकली जो वाइंडिंग्स है वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन का पार्ट टर्मिनल। टर्मिनल्स में क्या आती है, लीड्स एंड बुशेस आती है जो कॉपर रोड्स की बनी होती है। फिर है ट्रांसफार्मर टैंक। टैंक में क्या भरा होता है, टैंक में एयर भी हो सकती है एंड ऑयल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हम कौन सा कूलिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जैसे अगर कूलिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशंस पढ़े तो हम इसमें AN है एयर नेचुरल बेस्ड ट्रांसफार्मर, AF फोर्स्ड एयर कूलिंग, AN है नेचुरल एयर कूलिंग। इस तरह से ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कूलिंग। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफार्मर बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम एक कॉइल में EMF सप्लाई दें, मतलब EMF वोल्टेज सप्लाई दें तो दूसरी सर्किट में अपने आप करंट फ्लो होने लग जाए। तो ये अगर वो दोनों आपस में म्यूचुअली कनेक्ट है तो ये कहलाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। जैसा कि इस में देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर ये एक ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है जिसमें 2 सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट वो होता है जो सप्लाई सोर्स से कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी सर्किट वो होता है जो हमारा लोड से कनेक्टेड होता है। तो इन सर्किट्स को हम वाइंडिंग भी कह सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जो सप्लाई से कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जो लोड से कनेक्टेड होती है। अब हम जैसे सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगी। इस करंट की वजह से EMF इंड्यूस होगा प्राइमरी सर्किट में। चूँकि ये दोनों वाइंडिंग एक ही कोर के ऊपर बाउंड है तो जो ये करंट है वो मतलब जो EMF इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से करंट सर्कुलेट हो रही है और वो करंट सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करेगी। तो कहने का मतलब वहाँ हमने सिर्फ प्राइमरी में सप्लाई दी और सेकेंडरी में भी करंट इंड्यूस हो गई है। तो ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। मतलब जब हम करंट प्राइमरी कॉइल मतलब सप्लाई प्राइमरी में दे रहे हैं तो एक EMF इंड्यूस हो रहा है, वो क्या वो जो प्राइमरी वाइंडिंग में वो तो कहलाता है हमारा सेल्फ EMF। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में
हो रहा है जनरेट, वो कहलाता है हमारा म्यूचुअल ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। क्योंकि यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में हमने सप्लाई दिया है तो सप्लाई सोर्स की वजह से जो हो रहा है वो तो सेल्फ वाला कहलाएगा, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा है वो कहलाएगा हमारा इंड्यूस ईएमएफ, राइट। तो ये एक सेल्फ ईएमएफ होता है और एक इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो ये थी वर्किंग ट्रांसफार्मर की। यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर का सर्किट शो किया हुआ है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। इसमें 2 वाइंडिंग्स है और ये एक ही मैग्नेटिक कोर से कपल्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये V1 हमारा सप्लाई सोर्स है, तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगी प्राइमरी वाइंडिंग में, जैसे I1 से शो कर रखा है। I1 प्राइमरी वाइंडिंग करंट है, इसकी वजह से एक EMF इंड्यूस होगा E1, जिसे कह रहे हैं हम सेल्फ EMF। अब ये EMF इंड्यूस हुआ तो इसकी वजह से भी करंट फ्लो होगी, और दोनों वाइंडिंग एक ही कोर पे बाउंड है, तो जो करंट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करेगी। तो I2 जो करंट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रही है। इस करंट की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी EMF इंड्यूस होगा, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल EMF, जो कि E2 से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी लोड लगा रहे हैं तो उस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसे V2 से शो किया हुआ है। तो एक ट्रांसफार्मर में हमने यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन और बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करी। अब हम पढ़ेंगे कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जितना हमने प्राइमरी में EMF मतलब सप्लाई दी उतनी ही सेकेंडरी में आ जाए, मतलब देयर इज नो लॉसेस। अगर कोई भी लॉसेस नहीं है तो वो क्या कहलाता है, आइडियल ट्रांसफार्मर। मतलब एफिशिएंसी 100% हो। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर, और जितनी इनपुट पावर दी उतनी ही आउटपुट में आ गई। बट ऐसा रियली पॉसिबल नहीं है। कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस होते हैं, और वो लॉसेस कौन से होते हैं वो हम अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे स्लाइड्स में। तो आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, उनकी कंडीशन होती है कि इंड्यूस वोल्टेज जो है ना वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जो इंड्यूस वोल्टेज है वही अप्लाइड वोल्टेज है। मतलब जितना हमने अप्लाई किया V1 इक्वल टू E1, समझ रहे हो आप कि ये जो V1 है ना वही E1 के इक्वल है। सप्लाई वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज के इक्वल है अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है। बट कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं, कुछ ना कुछ तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गई, तो तब हम निकाल लेते हैं E1 बराबर से V1 माइनस IR1। I1 क्या है यहाँ पे, प्राइमरी वाइंडिंग करंट, और R क्या है यहाँ पे, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो इंड्यूस वोल्टेज इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, कि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और कोर की भी जो परमेबिलिटी होती है वो भी इनफाइनाइट होती है आइडियल ट्रांसफार्मर केस में, मतलब रिलेक्टेंस भी 0 और कोई भी लॉसेस नहीं, नो हिस्टेरिसिस, नो एडी करंट लॉसेस। तो वो होता है हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की 4 कंडीशन कौन कौन सी है, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, 0 लीकेज फ्लक्स, वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, 0 रेजिस्टेंस, इंड्यूस वोल्टेज बराबर से अप्लाइड वोल्टेज, कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी, मतलब रिलेक्टेंस 0, और लॉस लेस है वो मैग्नेटिक कोर, मतलब कोई भी वहाँ पर लॉसेज नहीं है कोर में। कोर में जो बेसिकली लॉसेज होते हैं ना वो होते हैं एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेज, और ये क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ये स्लाइड शो कर रही है आइडियल ट्रांसफार्मर का, जो अगर हम फेजर डायग्राम देखें तो वो इस तरह से शो किया। ये फ्लक्स है एक्स एक्सिस पे, जो करंट I और फ्लक्स दोनों सेम फेज में है, I1 करंट, और ये जो V है अप्लाइड वोल्टेज वो है 90 डिग्री लीड कर रहा है फ्लक्स से, और E1 जो इंड्यूस EMF है वो जो करंट है उससे लैग कर रहा है 90 डिग्री से। तो इनकी एक्सेस शो की हुई है यहाँ पर, और ये फेजर डायग्राम शो किया हुआ है एट ए नो लोड कंडीशन, मतलब अभी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किट है। फिर अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे EMF इक्वेशंस क्या है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए जैसे अभी हमने बताया कि
एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में तो हमने सप्लाई वोल्टेज दिया और सेकेंडरी में हम लोड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसे हम कह रहे हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, इसे हम E1 से शो कर रहे हैं और E1 की वजह से ही एग्जैक्टली E2 आ पाता है। तो E1 ने जो सेटअप किया वो E2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का है, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ E2। तो N1 अगर हम यहाँ पे माने कि प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है और N2 सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पे एक टर्म्स आएगी फ्लक्स फाइम, उसे हम कहते हैं हम BM इंटू AI। BM क्या है, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी है और AI है जो वो एरिया है। तो फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर में है यहाँ पर। A क्या है, वो एरिया है, कोर का एरिया। और F अगर हम फ्रिक्वेंसी लें तो फेराडे लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के। देखिए क्या होता है, फेराडे लॉ होता है वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू N, मतलब D डिफ्रेंशिएशन ऑफ N फाई ओवर dt। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स है, और फाई क्या है, फ्लक्स, मतलब इंड्यूस ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, d फाई बाई dt, और ये N हमने लिया है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, क्योंकि एक टर्न है तो 1, अगर खूब सारे टर्न है तो उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लिकेशन होते जाता है। तो N d फाई बाई dt, यहाँ पे N कॉन्स्टेंट है टर्म, तो इसको हमने बाहर ले लिया। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई हमारी E इज प्रोपोर्शनल टू N d फाई बाई dt। dt है चेंज इन टाइम। अब यहाँ से अगर हम ये इक्वेशंस देखें तो फाइनली जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशंस आती है ना, वो आती है E बराबर से 4.44 F फाई M। F फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स है। अगर हम ये यहाँ पे पुट करें तो जो EMF इक्वेशन आएगी इंड्यूस EMF, ठीक है, ये तो RMS वैल्यू थी इंड्यूस EMF की पर टर्न, एक टर्न में। अगर हम सभी टर्न्स में, मतलब पूरी वाइंडिंग में अगर हम इंड्यूस EMF देखेंगे तो टर्म्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, N से। और प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो N1 से होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो N2 से होगी। तो E1 बराबर से 4.44 F फाई M इंटू N1 ये होती है हमारी ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशंस। ऐसे ही हम E2 भी लिख सकते हैं 4.44 F फाई M इंटू N2, राइट। तब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी E1 डिवाइडेड बाई E2 बराबर से N1 अपॉन N2। और ये टर्म क्या होती है, E1 अपॉन E2 बराबर से, अगर इसको हम इधर सेटल आउट करें E1 डिवाइडेड बाई N1 बराबर से E2 डिवाइडेड बाई N2, तो हम लिख सकते हैं दीज आर इक्वल टू 4.44 F BM इंटू AI। BM इंटू AI क्या था, फाई M ही था। तो ये इक्वेशन शो कर रही है इंड्यूस EMF पर टर्न जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में इक्वल होता है। और नो लोड कंडीशन की बात करें तो हम यहाँ पे हमें पता ही है कि आइडियल ट्रांसफार्मर है वो, तो V1 बराबर से E1 एंड V2 बराबर से E2। तो ये जो टर्म हमने E1 एंड E2 की लिखी है वही हम V1 एंड V2 के केस में भी लिख सकते हैं कि V1 अपॉन V2 बराबर से N1 अपॉन N2। तो ये थी EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर की। अब हम करेंगे ट्रांसफार्मर में टेस्ट कौन से होते हैं और क्या नीड है टेस्टिंग की। एक्चुअली ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए ही टेस्ट किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं, ताकि हम ये पैरामीटर्स फाइंड कर सकें कि ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना है, रिएक्टेंस कितना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट होते हैं ना वो होते हैं एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट को हम नो लोड टेस्ट भी कहते हैं एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम इम्पीडेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ओपन सर्किट टेस्ट। देखिए नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई एक सर्किट इसमें ओपन होता होगा। अब दो ही तरह के सर्किट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
अब इसमें भी प्राइमरी हाई वोल्टेज हो सकता है या लो वोल्टेज हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है और एक लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, तो किसी एक को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन किया जाता है और जो सारे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स कौन से होंगे, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वॉट मीटर, मतलब सारा सिस्टम जो है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ प्लेस करते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम ओपन करते हैं। और ये रेटेड वोल्टेज पे होता है ये वाला टेस्ट, और इस टेस्ट से कोर लॉसेस फाइंड किए जाते हैं, नो लोड लॉसेस या फिर कहते हैं हम कोर लॉसेस, ये फाइंड किए जाते हैं यहाँ पे। और कोर लॉसेस दो तरह के होते हैं, एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। देखिए वापस सुनिए क्या होता है। ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन किया जाता है और लो वोल्टेज वाइंडिंग पे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे V जो है वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की रीडिंग देगा, W वॉट मीटर की रीडिंग देगा, ये लॉसेस के बारे में बताएगा, और A जो है वो एमीटर की रीडिंग देगा। यहाँ पर लो वोल्टेज वाइंडिंग में हमने ऑपरेटर्स सारे प्लेस कर दिए हैं और ये टेस्ट जो है रेटेड वोल्टेज पे होता है, मतलब फुल रेटेड वोल्टेज, मतलब हमने यहाँ पे जो V1 वोल्टेज है उसको पूरा अप्लाई कर दिया हमने जब तक कि वो रेटेड ना आ जाए। तो उस टाइम पे वॉट मीटर जो रीडिंग शो करेगा ना वो कोर लॉसेस की शो करेगा। तो वहाँ पे हम ये एक इक्वेशंस शो की हुई हैं, डेरिवेशंस है जो कोर लॉसेस के बारे में बता रहा है। W यहाँ पे कोर लॉसेस है जो कि V0 इंटू I0 कोस फाई 0, ये हम यहाँ पे इक्वेशंस देख सकते हैं। तो इन इक्वेशन से हमने ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स फाइंड करे हैं। पैरामीटर्स कौन से होते हैं, ये रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ससेप्टेंस के। तो ये इक्वेशंस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसमें एक वाइंडिंग को शॉर्ट करते होंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं और जो टेस्ट होता है वो हाई वोल्टेज साइड में परफॉर्म किया जाता है। और ये टेस्ट हमारा रेटेड करंट पे होता है। ओपन सर्किट टेस्ट हमारा किस पे था, रेटेड वोल्टेज पे, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा रेटेड करंट पे है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करते हैं जब तक कि एमीटर में रेटेड करंट ना आ जाए। तो जब एमीटर में रेटेड करंट आएगी तब हम ये तीनों जो ऑपरेटर्स हैं उनकी रीडिंग नोट कर लेंगे, वॉट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर की, और इससे हम पैरामीटर्स भी फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे जो वॉट मीटर रीडिंग देगा वो कॉपर लॉसेस की देगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है तो फुल लोड कॉपर लॉसेस मेजर करके देगा यहाँ वॉट मीटर। और यहाँ पे हम ये डेरिवेशन शो किया हुआ है जिससे हम पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, भी रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। देखिए रेगुलेशंस, एफिशिएंसी तो आप जानते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये जो टर्म होती है ये एफिशिएंसी कहलाती है। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है जो ट्रांसफार्मर में दो कंडीशन है, नो लोड वोल्टेज भी हो सकता है, फुल लोड वोल्टेज भी हो सकता है। तो नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करके देता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज। ये डेरिवेशन शो किया हुआ है वोल्टेज रेगुलेशन का कि किस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करते हैं, कौन सा नो लोड वोल्टेज है, क्या फुल लोड वोल्टेज है। जैसे V2 हमारा फुल लोड वोल्टेज है और उसके V1 जो हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है, अगर हमारे पास नो लोड वोल्टेज है तो अभी हमने ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन से देखा था कि V2 अपॉन V1 क्या होता है, N2/N1। तो यहाँ से हम ये पुट कर सकते हैं इक्वेशंस को, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन की इक्वेशंस आ जाएगी हमारे पास। और अगर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अगर हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर्स, रिएक्टेंस दे रखा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर से है यही नो लोड माइनस फुल लोड ओवर नो लोड वोल्टेज, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और पावर फैक्टर के टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ पे प्लस साइन जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए और माइनस साइन लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो ये था वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। अभी मैंने जैसे बताई थी कि एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर हमें
ये फॉर्मूला मतलब हम इनपुट पावर के टर्म्स में आउटपुट पावर के टर्म में अगर डिफाइन करें आउटपुट पावर एंड लॉसेस की टर्म में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफिशिएंसी बराबर से आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ये टर्म क्या है? ये इनपुट पावर ही है, इनपुट बराबर से आउटपुट प्लस लॉसेस। और अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता तो कोई लॉस ही नहीं होता, तो इनपुट और आउटपुट इक्वली होता तो 100% हो जाती है एफिशिएंसी। बट रियल ट्रांसफॉर्मर कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने इनपुट को लिख दिया आउटपुट प्लस लॉसेज। और लॉसेज कौन कौन से हैं बेसिकली? एक तो होते हैं नो लोड लॉसेस और एक होते हैं फुल लोड। नो लोड मतलब कोर लॉसेस जिसे कहते हैं हम हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस, और दूसरे जो होते हैं फुल लोड लॉसेस जिसे हम कहते हैं I2R लॉस या कॉपर लॉस। तो इनकी लॉसेस की टर्म में एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है हमारे पास। ये VS जो है ना, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है और IS सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट है। तो एफिशिएंसी बराबर से हम लिख सकते हैं V2 इंटू I2 कोस थीटा। थीटा क्या है? यहाँ पे पावर फैक्टर है, राइट। और नीचे लिख रखा है हमने PCU मतलब कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस कौन से है? I2R लॉसेस प्लस P कोर लॉसेस कौन से? यहाँ पे एडी करंट और हिस्टेरेसिस दोनों लॉसेस का सम है, प्लस अगेन V2 I2 cos थीटा। और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।